हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बेसिक ब्रांच कंटिन्यूटी में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा था एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आपने एक क्वेश्चन किया था। ठीक, अब इसी कॉम्बिनेशन पर एक क्वेश्चन और एंजॉय करते हैं एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपके सामने जो क्वेश्चन ला रहा हूँ अगेन जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं आप देखिए इसी क्वेश्चंस में आपको स्केल अप्लाई करनी पड़ जाएगी और इसमें भी आप बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं क्लास में देख चुका हूँ एंड आफ्टर दैट देखने के बाद ये आपके सामने इन क्वेश्चंस को ला रहा हूँ क्योंकि बच्चा बार बार इन क्वेश्चंस को गलत करता। ठीक है, अब आप देखिए बेसिक सी बात हो रही है। A wire having the resistance 1 ohms. Wire having the resistance 1 ohms is cut in 100 equal parts. Cut in 100 equal parts. 100 equal parts में कट किया है. Then all the parts are joined in parallel. Find equivalent resistance of the combination. ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुनिए. A wire having the resistance 1 ohms is cut in 100 equal parts, then all the parts are joined in parallel. Find the equivalent resistance of the combination. Equivalent resistance of the combination you have to evaluate. ठीक है, अब आप देखिए इसमें आंसर आप इनकरेक्ट निकालते हो। कई बार मैंने चेक किया है। ठीक, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, हम आपके सामने कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप देखिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको आपने 100 पार्ट्स में कट किया, देन 1 पार्ट का रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100। 1/100 को आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम्स। ठीक, R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 2 ओम्स। अब ऐसे 100 पार्ट्स को आपने ज्वाइन किया इन पैरेलल, देन 1/R इज इक्वल टू 1/10 पावर माइनस 2। 1/10 पावर माइनस 2 ये कितनी बार है 100/10 पावर माइनस 2, दैट इज 1/R इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा और R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 टू दी पावर 4, दैट इज R इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 4 ओम्स। R इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 4 ओम्स। अभी क्वेश्चन में मैं आपको बोला नीट के लिए फिट है, वैसी क्वेश्चन में आपसे कह सकते हैं 1000 इक्वल पार्ट्स, 500 इक्वल पार्ट्स, 400 इक्वल पार्ट्स एंड आफ्टर दैट join in parallel and after that find the equivalent resistance। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट आपके सामने वो मैंने आपको एक बार दोबारा। ठीक, उसके बाद देन इसी क्वेश्चन में आप देखिए ये क्वेश्चन फॉर 12th सीबीएसई एज वेल एज बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिशन के लिए भी हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। ठीक है, और ट्राई करिए। वायर हैविंग द रेजिस्टेंस 27 ओम्स, अभी रेजिस्टेंस है 27 ओम्स, is cut in 3 equal parts, cut in 3 equal parts, 3 equal parts में कट किया गया, then all the parts are stressed to 3 times of its length, all the parts are stressed to 3 times of its length, then joined in parallel, find equivalent resistance of the combination। दोबारा सुनिए, a wire having the resistance 27 ohms is cut in 3 equal parts, then all the parts are stressed to 3 times of its length, then join in parallel, find equivalent resistance of the combination। equivalent resistance of the combination आपको find out करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में क्या क्या होता है वो आपको गिवन है। ठीक है भाई, तो अब आप निकालिए 27 ओम वायर कहेंगे 27 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको आपने 3 पार्ट्स में कट किया एंड हर पार्ट को 3 टाइम्स स्ट्रेच किया एंड आफ्टर दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा ये आपको एवेलुएट करना है। ठीक है, इफेक्टिव क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है एज वेल एज फॉर द अदर एग्जाम्स आल्सो। ठीक है, बहुत ऊपर लेवल नहीं ला रहा, मैं पॉलिश करके आपके सामने ला रहा हूं कि जिससे कि आपका फंडामेंटल्स एज वेल एज फाउंडेशन प्रॉपर हो जाएगी, इसके क्लियर हो जाएगी। तो अब आप देखिए यहां पर 27 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको आपने कट किया 27/3। ठीक है, 27/3 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 9 ओम्स। अब आपने हर पार्ट को स्ट्रेच किया 3 टाइम्स, तो अब आप देखिए R डबल डैश n स्क्वायर इनटू R डैश, n स्क्वायर इनटू R डैश इज इक्वल टू
3 square into 9, 9 into 9 will be equal to 81 ohms. 81 ohms result है. Then all the parts are joined in parallel. That is 1 by R, 1 by 81 plus 1 by 81 plus 1 by 81 will be equal to 3 by 81. R is equal to 81 by 3 will be equal to 27 ohms. अब आप चौंक जाएंगे कि आंसर वही वापस मिल गया आपको. ठीक, आपको घुमाया, वो घुमाने के बाद आपको वापस वही ला दिया जहां से आप स्टार्ट हुए थे. ठीक है, अब आप देखिए वायर्स का रेजिस्टेंस 27 ohms था, उसको 3 पार्ट्स में कट किया एंड ऑल द पार्ट्स आर स्ट्रेच्ड टू 3 times of its length, then join in parallel. Equivalent resistance again will be equal to 27 ohms. अब ये नहीं कि सर ने कहा था कि अगर आप किसी वायर को कट करते हो उसके बाद रेजिस्टेंस वापस मिल जाता है. हर क्वेश्चन में वापस नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ बाई चांस है कि वो आपकी जो वैल्यू है आपको रिपीट होकर वापस मिल रही है, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा. आप अपने कॉन्सेप्ट को समझिए, आंसर को रटने की कोशिश मत करिए. ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 27 ओम से कट इन 3 इक्वल पार्ट्स है, स्ट्रेचिंग 3 टाइम्स है. 3 टाइम्स की जगह स्ट्रेचिंग कह सकता हूँ 6 टाइम्स. अगर मैं कह दूंगा स्ट्रेचिंग 6 टाइम्स हुई है तो आंसर रिपीट नहीं होगा. अगर स्ट्रेचिंग 4 टाइम्स होगी आंसर रिपीट नहीं होगा. ठीक है, तो आंसर रिपीट होना कोई नेसेसिटी नहीं है. यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है 10 ohms, कट इन 2 इक्वल पार्ट्स एंड स्ट्रेचिंग 5 टाइम्स. ठीक, तो भी आंसर आपका एग्जैक्ट वही वैल्यू वापस नहीं आएगी. तो ठीक है, तो अब आपने रटना नहीं है कि यहाँ पर कोई एक तरीके से जादू जिससे वैल्यू आपको वापस मिल रही है. कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको जाना है. ठीक है, बट ये क्वेश्चन वैल्यूएबल है. ठीक है, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होते हैं. ठीक, उन क्वेश्चंस को जैसे पहले क्वेश्चंस है हमने कॉम्बिनेशन बनाया और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपने डायग्रामेटिकली सॉल्व किया. ठीक, उस समय उन क्वेश्चंस में मैं नहीं आ रहा. ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने वही ला रहा हूं जिसमें आपको थोड़ी सी अपनी स्किल क्लियर करनी है. ठीक है भाई, तो अब आप देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस पर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. ठीक है, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक, हमने आपसे उससे पहले कहा था कि अब हम आगे आएंगे. हमारा टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द कंडक्टर. कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं. ठीक है भाई, अब कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, ठीक है, वो आप देखिए यहीं से स्टार्टिंग करते हैं. उसके बाद देन नेक्स्ट टॉपिक को इसके साथ लिंक करते हैं. देखिए अगेन जहां से अपने चैप्टर की आपको स्टार्टिंग दी थी, ठीक है, उसको आप कनेक्ट करते हैं उसी टॉपिक से. फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर आते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के अक्रॉस ही होनी है. ठीक, टू द पॉइंट when conductor is connected with the terminals of the battery, electric field is set up in the circuit. Then all the free electrons of the conductor experience the electric force, due to which they starts moving. Then charge start moving, charge start flowing. Charge divided by time is called electric current. क्या कहलाया? इलेक्ट्रिक करंट कहलाया. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है. अब मैंने आपसे कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अक्रॉस मूव करते हैं तो बहुत सारी टक्कर होती है. सीधी सी बात है, आप अगर कहीं मूव कर रहे हैं या फ्रीली दौड़ रहे हैं और आपकी टक्कर होती है बार बार, तो टक्कर अगर आपकी होती है तो आप दौड़ेंगे, टकराएंगे, और टकराएंगे तो गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर दौड़ेंगे, टकराएंगे तो टकराएंगे तो गिरेंगे. अब आप इमेजिन करिए इसको. ठीक है, फिजिक्स रट नहीं सकते. ठीक, फिजिकली सोचिए, टक्कर हो रही है, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, टक्कर हो रही है, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है. अब जब गिर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, और एनर्जी लॉस कर रहा है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है. किसी वायर में जब करंट पास हो रही होती है, डीसी की केस में कह रहा हूं, आप छू के देखिए, हल्का सा वायर हीट अप हो जाता है. एसी की करंट फ्लो कर रही है तो वायर मत छू लेना भाई. ठीक है, बात कर रहा हूं सेल से जो करंट होती है वो सेल से करंट डीसी होती है. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें डीसी इन्वॉल्व कर रहे हैं, सेल की करंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं. एसी वाली करंट को मत छू लेना भाई. अगर किसी वायर में एसी फ्लो कर रहा है आपको टच नहीं करना है. ठीक है, डेंजरस करंट है. ठीक, अगर डीसी फ्लो कर रही है तो भी वायर हल्का सा हीट अप हो जाता है. क्यों हीट अप होता है? क्योंकि उसके अंदर कोलिजन्स चल रहे हैं. इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो अपनी एनर्जी होता है वो किसमें कन्वर्ट होती है? हीट में कन्वर्ट होती है. इस टॉपिक को हम आगे नाम देंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. राइट, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर हो रही है. टक्कर होने में जो एनर्जी खो रही है बैटरी इसको दोबारा सप्लाई कर रही है. ठीक है, फिर टक्कर हो रही है, एनर्जी जो जा रही है बैटरी दोबारा सप्लाई कर रही है. इसलिए इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं बिगड़ रहा. इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, टक्कर खाता, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है. अब इसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी होगी जिस तरह फ्रीली मूव नहीं कर रहा
इसकी कंडीशन होगी फ्रॉग वाली। फ्रॉग को आपने चलते हुए देखा है, वो कभी स्मूथली नहीं चलता, जंप करता हुआ आगे बढ़ता। तो इलेक्ट्रॉन की हालत कुछ फ्रॉग जैसी है, चला, टकराया, गिरा, फिर उठा, फिर चला। ठीक, तो इसके लिए सूटेबल वर्ड मिला, वो ड्रिफ्ट मिला। इसकी वेलोसिटी का नाम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन देखिए साइंटिस्ट ने ऐसा नाम रखा जिसको आप सही से अंडरस्टैंड कर सकें। नाम रखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी न रख के क्या नाम रखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। ये जो इसकी कंडीशन फ्रॉग वाली हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि कंडक्टर अगर फ्री फॉर्म में है तो भी उसके अंदर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो रिजल्ट जीरो आएगा, इसलिए करंट कंसीडर नहीं होती है। यहां भी आप देखिए, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता है तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। अब अगर वेरिएबल है, हम आपसे मेजर करने की बात करें कि इसको आप मेजर करिए, तो भाई ये तो ठीक है, हमने आपको बता दिया कि टक्कर होने के बाद ये ड्रिफ्ट हो गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, फ्रॉग की तरह एक्शन कर रहा है। बट बात आती है कि मेजर किया जाए ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे एवेलुएट की जाए। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, किसका, मीन का। हम क्या करते हैं, जो इसकी वैल्यूज हैं वेलोसिटीज की, उसका क्या ले लेते हैं, मीन, एवरेज। तो जो एवरेज वैल्यू लेते हैं वो वेलोसिटी कंसीडर हो जाती है इस कंडक्टर क्रॉस किसकी, इलेक्ट्रॉन की। दैट इज व्हाई अगर कोई आपसे पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर दीजिए, तो अब आप डिफाइन करोगे तो आप वो सब तो बताओगे नहीं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप जो न्यूमेरिकली एवेलुएट कर रहे हो उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एंड बाय दैट अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप कहेंगे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, करेक्ट मान लिया जाएगा। अंदर जो हो रहा है वो स्टेटमेंट में नहीं आता, वो आपको फिजिकली पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर डिफाइन करने को बात करें तो, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, vd से, रिप्रेजेंटेड बाय vd। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, उठ रहा है, ठीक है, टकरा रहा है, उठ के फिर चल रहा है। ठीक है भाई, आप भी कहीं चले, दौड़े, ठीक, अपने ऊपर एग्जाम्पल सेट कर लीजिए, ठीक, गिरे, धूल में सन गए, थोड़ी देर खड़े हुए, रिलैक्स हुए, फिर दौड़े, फिर गिर पड़े, उसके बाद देन फिर चले, ये सब सिस्टम आपके साथ चल रहा है। जहां टक्कर हुई वहां गिरे, थोड़े रिलैक्स हो गए, ठीक है, थोड़े रिलैक्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो टकराने के बाद देखिए टाइम का नाम भी क्या रखा, टाइम का नाम रखा रिलैक्सेशन टाइम। एक नॉर्मल टाइम होता है, बट रिलैक्सेशन टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसका नाम क्या रखा है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स मिला टक्कर होने के बाद, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि गिरे, धूल झाड़ी, एंड आफ्टर दैट फिर दौड़े। ठीक है, कोई स्पोर्ट्समैन है तो गिर पड़ा, और गिरने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर ढीले हुए, उसके बाद देन फिर दौड़ा, उस टाइम में रिलैक्स हुआ। नाम देखिए, साइंटिस्ट ने नाम रखा इसका रिलैक्सेशन टाइम। दैट इज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम गिवन बाय टाउ। इससे किसके रिलेट करते हैं, टाउ से। ठीक है, टाउ ये वही सिंबल है जिससे टॉर्क रिप्रेजेंट होता है 11th क्लास में, टाउ, TAU, मैं बात कर रहा हूं टाउ की। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मैंने 3 बार बोला, इसलिए बोला कि अगर आप लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक सकते हैं, बार बार आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए अपनी कॉपी पर आप लिख सकते हो। रिलैक्सेशन टाइम की स्टेटमेंट आपके पास पहुंच चुकी है, सिंबल है इसका टाउ। ठीक है, अब अगर माइन्यूटली आप सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम थ्रू आउट द कंडक्टर लेते हैं, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करेंगे तो उस कंडीशन में एक्सीलरेटरी मोशन कंसीडर होगा। अब 11th क्लास की काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़ के आए हो, जिसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आपको ध्यान रखना है। अगर पूरे कंडक्टर में वेलोसिटी की बात की जाएगी, देन आपको कंसीडर करना यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट, एंड टू सक्सेसिव कोलिजन की बात की जाएगी तो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सीलरेशन एग्जिस्ट कर जाता है, और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सीलरेशन नहीं होता है। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I एंड BD के बीच रिलेशन आपको ड्राइव करना है।
अब आइडियल बीटी के बीच आपको रिलेशन ड्राइव करना है, तो फॉर दैट ये कंडक्टर आपने ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है। कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और उसकी लेंथ एल है। कोई भी कंडक्टर सेलेक्टेड बाय यू। अब आप देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे कहा गया, इस कॉन्सेप्ट को आप आगे बढ़ाइए। ड्राइव का मतलब इस कॉन्सेप्ट को आप आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव टू ड्राइव और यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिर्फ आपसे ये कह दिया गया कि इन दोनों के बीच रिलेशन ड्राइव करिए। अब रिलेशन को ड्राइव करने के लिए आपको जो चीजें इकट्ठी करनी है वो आपकी ड्यूटी है। जैसे आपसे कहा जाए किचन में जाइए और चाय बना के ले आओ। अब इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने आपका काम है। आपको तो आदेश मिला है, ऑर्डर मिला है कि आप टी प्रिपेयर करिए। अब उसमें शुगर, ठीक है, अब आप टी लीफ एज वेल एज जो भी इंग्रेडिएंट है वो आप अपने आप सेलेक्ट कर रहे हो एंड आफ्टर दैट फिर वो उस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर रहे हो। अब ऐसे आई और बी डी के बीच रिलेशन ड्राइव करना है, तो रिलेशन ड्राइव करना है। अब उसके लिए आपको और कुछ नहीं दिया गया, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल वेपन है कि हमारी फिजिक्स आगे बढ़ती है। हम किसी चीज को सपोज कर लें और सपोज करने के बाद उसको करेक्ट साबित कर दें तो बात आपकी मान ली जाती है, राइट। तो आई और बी डी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ आप लेट करोगे, ठीक है। आपने सपोज किया लेट देयर इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए। लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए। 2 साल से स्कूल बंद है तो बच्चे बहुत वीक हैं, सुन लीजिए। एरिया क्रॉस सेक्शन ये है और लेंथ ये है, ठीक है। समझ रहे होंगे, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये एरिया क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, ठीक है। वायर ये आपके सामने है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ये चाहे कॉपर का है चाहे एल्युमिनियम का है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n। दैट मींस आपने सपोज किया, सपोज देयर इज ए वायर, देयर इज ए कंडक्टर हैविंग लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन a, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n, कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये सब कुछ आपने सपोज किया। क्वेश्चन जिसने आपको दिया है उसने सिर्फ क्वेश्चन किया है कि बीडी और आई के बीच रिलेशन ड्राइव करिए, तो बाकी जो सिलेक्शन किया वो हम लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है। अब आप देखें, अगर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर n है तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इस कंडक्टर का वॉल्यूम हो जाएगा V = N2L पाई r स्क्वायर l, सिलेंडर है, पाई r स्क्वायर l, पाई r स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय l, और पाई r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा N2L। अब यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर n है जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला पड़ा Q = Ne, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? NaL, NaL, A × L वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर n है, तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? NaL। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? n डैश कंसीडर कर लेते हैं, n डैश = NaL, n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, these are the number of electrons present in the unit volume of the conductor। क्लियर? तो अब आप देखिए यहां पर n डैश आ चुका है। अब इसमें कितना चार्ज दौड़ रहा है कंडक्टर में वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से। Q = n डैश × E, that is fundamental charge, is equal to NaLE, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है NaL और E से मल्टीप्लाई किया तो आपको चार्ज मिल गया। अब चार्ज मिल गया तो करंट आपको निकालनी है, दैट इज I = Q/T, I = Q/T। यहां से I की वैल्यू आएगी NaLE/T, ठीक। I आपके सामने है NaLE/T। अब अगर आपको कंडक्टर में I पता है, ठीक, तो उस कंडीशन में T को अलग कर सकते हो, T = NaLE/I। फर्स्ट रिजल्ट आपने गेन किया, ठीक, अपने आप सब कुछ एज्यूम करके, और आपका रिजल्ट है टाइम = NaLE/I। अब 11th क्लास पहले इसलिए पढ़ाया गया है कि भाई वो हर जगह आपको जरूरत पड़ती है, ठीक। तो काइनेमेटिक्स में अब ये मैंने आपसे कहा व्हेन कंडक्टर कंसीडर हुआ है और उस पूरे कंडक्टर में वेलोसिटी कंसीडर हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो एवरेज वेलोसिटी कंसीडर होती है। जब एवरेज वेलोसिटी कंसीडर होगी तो यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर होगा, और यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपको निकालनी है, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक, तो फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है तो लेंथ l है, वेलोसिटी bd
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल अपॉन टी। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करेंगे तो डिस्टेंस कितनी कवर अप होगी, एल। टाइम हम निकाल चुके हैं, एन एल ई अपॉन आई, दैट इज बी इज इक्वल टू एल अपॉन एन ए एल ई अपॉन आई। क्लियर? ये देखिए एल से कैंसिल्ड, हमारे पास रिलेशन आ चुका है, बी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू आपका रिजल्ट है आई अपॉन एन ए ई, और आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका रिजल्ट है आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ठीक, कॉन्सेप्ट आ चुका है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है भाई, अब 11th क्लास में अगर आपको ये रटना नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर हुआ है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एल अपॉन टी। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास हाथ में रिजल्ट है एन ई ए बी डी। ठीक है, ये करंट और बी डी के बीच रिलेशन है। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। जैसी कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है एंड आफ्टर दैट हमने आपसे कहा था कि ओम्स स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा है, ओम्स स्टेटमेंट लैबोरेटरी प्रूव्ड है, और उसके बाद लैबोरेटरी के बाद इसको मैथमेटिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रिलेशन आया, रिलेशन आने के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसकी हेल्प से बिना लैब में गए हुए हम कह सकते हैं ओम्स स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ओम्स स्टेटमेंट क्या है, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट सेम रहती है तो उसके अक्रॉस जो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ओम्स स्टेटमेंट है। ठीक, अब इस ओम्स स्टेटमेंट को जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आया है हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर। फिजिकल कंडीशंस की फॉर्म में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी कंडक्टर का, और आप इसी फार्मूले की हेल्प से कह देंगे कि ओम्स लॉ करेक्ट है, ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे वेरीफाई होगा देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूले को आपके सामने नहीं छोड़ते हैं। V is equal to I upon N E A। ठीक, अब आप देखिए रेजिस्टेंस को एवेल्युएट करते हैं। जब रेजिस्टेंस को एवेल्युएट करते हैं, ध्यान सुनिए, मैकेनिक्स हमेशा साथ चलेगी। जब कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट हुआ, तो जब बैटरी से कनेक्ट हुआ एंड आफ्टर दैट बैटरी ने फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, F इज इक्वल टू QE। अब यहां कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसका फोर्स कितना क्रिएट होगा, E into E। अब किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स है दैट मींस उसकी मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, दैट मींस एसिलेटरी मोशन होगी। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, अब बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच, क्योंकि हमें फिजिकल कंडीशंस लानी है। ठीक है, तो अब टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कंसीडर की जाएगी, और यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। व्हेन ऑब्जेक्ट is accelerated, either charged object or uncharged object, then force experienced by that object is given by F is equal to ma given by Newton in the second law of motion। न्यूटन ने अपने सेकंड स्टेटमेंट में कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स है और वो एक्सीलरेट होता है, then force acting on that object is given by F is equal to m into a। ठीक है भाई, अब आप देखिए F is equal to m into a, ध्यान से सुनिए, 12th वाले बच्चे तो ठीक है आप पढ़ लेना, बाकी बच्चा अगर इसके बाद कंपटीशन भी देगा तो फाउंडेशन में सुन लीजिए। ये देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स E into E, और ये मैकेनिक्स अकॉर्डिंग फोर्स है F is equal to m into a। अब न्यूटन करेक्ट है और E into E ये जो फोर्स है ये भी करेक्ट है। अब हमने फोर्स को दो तरीके से निकाला, चार तरीके से निकालिए, जब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो फोर्स करेक्ट आएगा। इसका मतलब ये फोर्स है, दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल होगी। अगर इक्वल होगी तो इक्वेट करते हैं E into E is equal to m into a, और यहां से एक्सीलरेशन आ गया
जो कि एक खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट करता है। कोई भी कंडक्टर अगर किसी बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज गिवन बाय E into E by m, where E is the intensity of electric field of the circuit. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाई गई है। ओके, तो अब आप देखिए आइसोलेशन फाइंड आउट कर लिया। मैंने आपसे कहा था टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम गिवन बाय tau। अब हम बात कर रहे हैं टू सक्सेसिव कोलिजंस के बीच। फॉर दैट वी हैव टू इवैल्यूएट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजंस। ठीक है, अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारे पास जो फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला फेलियर होता है क्योंकि एक्सीलरेशन मोशन जैसी इवॉल्व होती है देन हम लोग यू हेल्प लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सीलरेटरी मोशन इन्वॉल्व हो चुकी है, ये फार्मूला हमारा फेलियर होता है। ध्यान से सुनिए, ये फार्मूला अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको इक्वेशन की हेल्प लेनी है। ठीक है, अब आपको v निकालना है तो इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इनिशियली किसमें था, रेस्ट में। जैसी बैटरी का स्विच ऑन हुआ इसने उठा के फेंका, ठीक, और फेंकने के बाद ये वेलोसिटी 0 से v में कन्वर्ट हुई, 0 से v में कन्वर्ट हुई, टक्कर हुई, नियर अबाउट 0 हो गई, फिर बैटरी ने उठा के फेंका, फिर 0 से v में कन्वर्ट हो गई और ये सिलसिला थ्रू आउट द कंडक्टर कंटिन्यू रहता। तो अब आप देखिए, अगर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो vd सबसे पहले इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at हमने अप्लाई की है एंड आफ्टर दैट बात चल रही है डायरेक्ट वेलोसिटी की। तो vd इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है 0 प्लस a इनटू टाउ, टू सक्सेसिव कोलिजंस के बीच का टाइम कितना, टाउ। 0 को हटा के आप देखिए अब रिजल्ट vd इज इक्वल टू a इनटू टाउ, ये हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो BD इज इक्वल टू E इंटू ई अपॉन m इंटू टाउ। ठीक है भाई, BD इज इक्वल टू E इंटू ई बाई m इंटू टाउ, ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। बट उससे पहले हमने जो पहले कॉन्सेप्ट से निकाला था BD इज इक्वल टू I अपॉन NA, अब ये जो फार्मूला आपने निकाला था ये भी करेक्ट है। BD का आपने दूसरा रिजल्ट निकाला E इंटू ई बाई m इंटू टाउ, ये भी करेक्ट है। ये देखिए, ये रिजल्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जिस डेरिवेशन को मैं लेके चल रहा हूं उस डेरिवेशन के मिडिल स्टेप्स, कुछ डेरिवेशंस ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट यूज होता है और कुछ डेरिवेशंस ऐसे होते हैं जिसके मिडिल स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से क्वेश्चन आया, जब आप नीट की फाइल खोलोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा और यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट से नहीं मिलेगा, यहां से क्वेश्चन मिलेगा और यहां से क्वेश्चन मिलेगा, रिजल्ट से नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट सिर्फ वेरीफाई करने के लिए यूज होगा, रिजल्ट से क्वेश्चनिंग नहीं होगी। ठीक, तो अब आप देखिए ये रिजल्ट है आपके सामने BD इज इक्वल टू दिस। अब हम दोनों BD की वैल्यूज को इक्वेट करते हैं। देखिए E into E by m into tau is equal to I upon NEA। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय द वे में पूरा नहीं कर पाया था। ठीक है, चलिए मैं बहुत जल्दी उसको लेता हूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूं चैप्टर को एंड आफ्टर दैट उस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करता हूं। जब आपको दो चैप्टर्स का लिंक मिलेगा, इन दोनों चैप्टर्स में आपको क्रिस्टल क्लियरिटी आएगी। ठीक है, फिजिक्स के अंदर क्रिस्टल क्लियरिटी जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो देखिए भाई, अब आप देखें यहाँ पर ये E है, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इसके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस B कंसीडर कर लें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस B कंसीडर कर लें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू होता है D अपॉन L। ये L क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीस पॉइंट्स। इसका मतलब यहां पर जहां E है उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपॉन ln I अपॉन NA, यहां पर V आएगा। ठीक है, B अपॉन L और M ऐसे रहेगा, तो E V अपॉन ln इज इक्वल टू I अपॉन NA। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आप यहां लाते हैं I को, V अपॉन I इज इक्वल टू, ठीक है, ln अपॉन n E स्क्वायर A इनटू tau। ठीक है, V अपॉन I
lm ऊपर पहुंच जाएगा, ये e यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। और आप देखिए यहां से टाउ हटा हुआ है, ठीक। अब आप देखिए यहां पर रिजल्ट है ev इनटू टाउ ln I upon NA d upon I is equal to ln upon NE square a into tau, ठीक। ये रिजल्ट है आपके सामने। तो देखिए E into E by M into tau is equal to I upon NE है। या इंटेंसिटी को आपने कन्वर्ट किया, फॉर्मूला लिखा B upon L, that is B upon L, E into tau ऐसा है upon LM is equal to I upon NE। अब B upon I is equal to ML upon NE square a into tau आ चुका है, ठीक है। B upon I को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B upon I को रेजिस्टेंस कहते हैं, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है R is equal to ML upon NE square a into tau, ठीक है। तो अब आप देखिए जो चीज दिमाग में रील चल रही होती है, टीचर जब आपको पढ़ा रहा होता है, ठीक है, उस समय हम लोगों के दिमाग में रील सेट है। 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करके और 12th की लास्ट यूनिट तक की रील हमारे दिमाग में फिट है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप कहीं से कोई बीच से चीज बात करेंगे, अगर आप सामने होते देयर इज नो प्रॉब्लम, उसी समय एट दैट टाइम आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही टाउ मिस हुआ, ठीक, उस रील ने क्रैक कर दिया, ठीक है, कि कोई ना कोई पॉइंट मिसिंग है, एंड आफ्टर दैट हम उस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है भाई। ये एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, जब आप भी जब 12th का एग्जाम दे रहे होंगे उस समय आप भी इतने एक्सपर्ट होंगे, जहां से कोई पॉइंट मिस होगा आप तुरंत अपने आप उसको पकड़ लोगे, ठीक है बच्चे। तो अब आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट है B अपॉन I, क्योंकि R में कन्वर्ट हुआ है, R इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर इनटू टाउ, ठीक। अब ध्यान से देखिए m इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाती है, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि उसने खाना खा लिया, दो केले खा लिए तो मास बढ़ गया, ठीक है, थोड़ी देर भूखा रह लिया तो मास घट गया हम लोगों की तरह, ठीक है, थोड़ा सा जो वेरिएशन आता है। इलेक्ट्रॉन का मास अभी मेजर करिए, 10 साल बाद मेजर करिए, 20 साल बाद मेजर करिए, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, इस फार्मूले के अंदर m कांस्टेंट टर्म है, m कांस्टेंट है, पहले से ही कांस्टेंट है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स्ड है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फिक्स है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फिक्स है, दैट इज m कांस्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, E ये फिक्स है, ये पहले से इस फार्मूले के अंदर मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पहले से ही कांस्टेंट है। अब बात आती है लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को ध्यान से सुन लीजिए, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजंस कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर किसी कंडक्टर का लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन एज वेल एज टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर वेरी कराओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स फास्ट हो जाती हैं, जब कोलिजन्स फास्ट हो जाती हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। रिलैक्सेशन टाइम व्हिच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप देखिए लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन एज वेल एज टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास जो R निकल के आया है R कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। बिना लेबोरेटरी में गए हुए आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन सेम है तो उसका रेजिस्टेंस सेम रहता है। फार्मूला आपको ये बता रहा है, जिसमें M N E पहले से कांस्टेंट है, बट अगर एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड टेम्परेचर जिस पर डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, तो इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। विदाउट लेबोरेटरी आपको प्रूफ मिल जाता है इसका, ओम्स लॉ का, और ये फार्मूला आपके सामने आता है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंडीशंस। रिलैक्सेशन टाइम आ चुका है, रिलैक्सेशन टाइम इसके अंदर आ चुका है, तो इसका मतलब ये फिजिकल कंडीशन इन्वॉल्व हो चुकी है, बिकॉज़ ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लियर? जैसे ये फार्मूला आता है, ठीक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपसे क्वेश्चन किया है, सीबीएसई ने आपसे क्वेश्चन किया है, प्रूव दैट resistivity of the conductor does not depends on the physical dimensions of the conductor। जब मैंने रेसिस्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया था उस समय आपसे कहा था कि रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डायमेंशंस, ठीक है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोगों ने वन कंसीडर किया था, बट अब आप प्रूव कर सकते हो, जैसे रिजल्ट आपके सामने आया
रिजल्ट के आने के बाद आपसे प्रूफ करवा सकते हैं। तो आप प्रूफ कर सकते हो कि रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? कैसे प्रूफ कर सकते हो? आप देखिए रिजल्ट आपको पता हो चुका है, एन एल अपॉन एन स्क्वायर इनटू टाउ, ये रेजिस्टेंस आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई? तो देखिए अब रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का नॉर्मल रिलेशन हम लोगों के बीच क्या है? रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का नॉर्मल रिलेशन हमारे पास है, वही फार्मूला रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है भाई? और यहां से रो को अलग करते हैं आर ए बाई ए। ठीक? तो अब आप देखिए गलतियों से मत घबराया करिए। देखिए हम लोग भी यहाँ पर इनकरेक्ट कुछ ना कुछ लिख जाते हैं। ठीक है? दैट इज द नेचुरल प्रॉब्लम। बच्चे सोचते हैं कि हम पहली बार पढ़ के ही पंडित बन जाएं, नॉट पॉसिबल। बार बार गलतियां करोगे और गलतियों से आप ही आगे बढ़ोगे। ठीक? कभी भी ध्यान रखिए, ये सिर्फ दिमाग की चीज होती है। कभी आपका माइंड सेट कैसा है, कभी आपका माइंड सेट कैसा, उस पर डिपेंड करता है। कई बार आपका माइंड सेट ऐसा है कि आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। कई बार ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तुरंत उठ जाइए और अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ठीक है? कि अरे हमें तो कुछ नहीं आता। दैट इज डिपेंड्स ऑन द टाइम। उस टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसमें आपका माइंड सेट कैसा। ठीक है? इन सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है। ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पर रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये फार्मूला आ चुका है और आपसे कहा गया प्रूव दैट रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डायमेंशंस। ठीक? सामने लिखा है आर का फार्मूला, उठाइए और यहां लिखिए mn अपॉन n e स्क्वायर a इनटू टाउ इनटू a बाई l। ठीक है? अब आप देखिए ये कैंसिल आउट और l से l कैंसिल आउट। रो का फार्मूला आ चुका है आपके पास m अपॉन n e स्क्वायर इनटू टाउ, m अपॉन n e स्क्वायर इनटू टाउ, m अपॉन n e स्क्वायर इनटू टाउ। अब आप देखिए लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन इस फार्मूले से हट चुकी है। ठीक? इसका मतलब रो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा क्योंकि टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है, बट लेंथ ऑफ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रो डिपेंड नहीं करता है। थियोरेटिकली आप प्रूफ दे सकते हो और बता सकते हो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक? आपके सामने कॉन्सेप्ट आ चुका है, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, बात समझ में आ गई? तो अब आप देखिए ये हमारे पास स्टेटमेंट आ चुका है जिससे आपने ओम्स लॉ वेरीफाई किया। जब आप लैब में जाएंगे तो लैब में ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई करेंगे? जो भी आप रेजिस्टेंस यूज करोगे इसको एमीटर और वोल्टमीटर से कनेक्ट करोगे। ठीक? उसके बाद देन बैटरी की हेल्प से आप करंट और वोल्टेज मेजर करोगे। करंट और वोल्टेज मेजर करोगे, जब आप करंट इंक्रीज करोगे वोल्टेज उसी फॉर्म में इंक्रीज होगा और बी और आई का रेशियो कांस्टेंट आएगा। ये तो लैबोरेटरी में आप करोगे, बट लैबोरेटरी के बगैर ही आपने प्रूव कर दिया ओम्स स्टेटमेंट। ठीक है? फार्मूले को देख को आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल डायमेंशन फिजिकल स्टेट सेम रहती है तो। ठीक है? अब आप देखिए रेजिस्टेंस में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक यहां तक पहुंचे हम लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ एज वेल एज रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंडीशंस आपके सामने रिजल्ट आ चुका। अब भाई बार बार जिस डिवाइस को हम लोग यूज कर रहे हैं सेल, ठीक? सेल और बैटरी, सेल और बैटरी, ठीक है? ये फिजिक्स केमिस्ट्री ने मिलकर बनाई है। ठीक? बैटरी और सेल ये दोनों ब्रांचेज ने मिलकर बनाई है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में। सेल पहले डिटेल में था फिजिक्स में, अब हटा दिया गया है, बट आप अपनी केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो उसको। ठीक है? हम बहुत टू द पॉइंट आपको बताते हैं। सेल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे, क्योंकि बार बार हम देखिए सेल यूज कर रहे थे, सेल कनेक्ट किया है, सेल कनेक्ट किया है। अब आप जैसा भी पढ़ के बैठे हो आप ध्यान से सुन लीजिए कि सेल होता क्या है। ठीक है? सेल क्या है? ठीक? उसको मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है? क्योंकि हम आगे सेल के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं और हम सेल को यूज करेंगे और सेल को कंबाइन करके बैटरी बनाएंगे। जब सेल को कंबाइन करके बैटरी बनाएंगे तो जितना बचा है फिजिक्स में पोर्शन उसी को टू द पॉइंट पढ़ते हैं, उससे आपका मीनिंग क्लियर हो जाए। ठीक है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इज द डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। राइट? सेल 2 टाइप के होते हैं। ठीक है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिनको आप यूज करके थ्रो करते हो। प्राइमरी सेल जो चार्जेबल सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं। ठीक? अब ये होता क्या, फिजिकली होता क्या? ठीक? बिल्कुल फिजिक्स को आप किचन के अकॉर्डिंग चलिए।
ठीक है, सेल हम अपनी किचन में बना सकते हैं, सेल आप अपनी किचन में बना सकते हो, घर की किचन में सेल बन जाएगा आपका। सेल क्या है, एक आपने कंटेनर लिया, एक डब्बा उठाया, भगोना उठा लिया किचन से कोई, ठीक है, उसके अंदर आपने लिक्विड भरा। मैंने आपसे जब कहा था कि लिक्विड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक जिनसे चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करती है, और एक से फ्लो नहीं करती है। जिनसे फ्लो करती है उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो एक आपने कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भर दिया, और ये लिक्विड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ के आए होंगे, ठीक है, NaCl, NH4Cl, बहुत सारे नाम है, मैं एक दाग का यहाँ बुला रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अब आप देखिए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर जब करंट पास होती है तो ये अपने आयंस में डिकम्पोज होते हैं, आयंस में डिकम्पोज होते हैं। बीच एक पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसे ही आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन होता है, लूज करता है तो पॉजिटिव आयन होता है। फिजिक्स से ही कनेक्ट करिए इसको, क्लियर। इसके अंदर 2 रॉड्स डालते हैं, ठीक, कौन सी रॉड्स हैं कोई मतलब नहीं, आप अपनी केमिस्ट्री पढ़िए। इसके अंदर 2 रॉड्स डालते हैं। अब यहाँ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, एक जो रॉड है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो बन जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में इकट्ठे होते हैं वो बन जाता है नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि हम तो अपने फिजिक्स थ्योरी पर चलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव और जहां कम है वो पॉजिटिव। अभी आपके सामने बन बैठा सेल, ठीक है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू में है, और इस केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है और एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में। जिस पर एक्सिस में है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल का नाम देते हैं, और जिस पर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल का नाम देते हैं। और ये होता कैसे, ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम नहीं पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाते थे क्योंकि पहले फिजिक्स में अब नहीं है, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस सेल आपके सामने है, तो सेल क्या हुआ, एक डब्बा, एक कंटेनर, जिसके अंदर एक सॉल्यूशन है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 रॉड्स पड़ी हुई हैं। इन रॉड्स पर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। अभी सेल बनके तैयार हुआ, जब ये सेल बनके तैयार हुआ तो अब मार्केट से आप सेल लेने जाते हो। जब आप मार्केट से सेल लेने जाते हो, मार्केट से सेल परचेज करने जाते हो, आप मार्केट से घड़ी के सेल लेके आए, रिमोट के सेल लेके आए, ठीक है। उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट लिखा होता है। तो 1.5 वोल्ट जो सेल पे लिखा होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ, यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट होती है, ठीक है। सेल पे जो लिखा है दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, फोर्स नहीं होता है, ठीक है। सेल की मैकेनिज्म ब्रीफिंग में आपको पता लग चुकी है। इस सेल बनकर तैयार है, अभी सेल बनकर तैयार है, जैसे आप जोड़ोगे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो सब इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब जब सेल बनके तैयार हुआ, ठीक, तब इसके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिजिकल मीनिंग सुनिए, स्टेटमेंट में दूसरा बताऊंगा, बट फिजिकल मीनिंग क्या है, जब कुछ सेल बनके तैयार होता है तो उसके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अगले कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होंगे। बाय द वे, पोटेंशियोमीटर इस बार सिलेबस से हटाया गया है। पोटेंशियोमीटर सिलेबस से नहीं हटना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। चैप्टर की पूरी क्लियरिटी पोटेंशियोमीटर ही दिलाता है, ठीक है। बच्चे को चैप्टर पीछे पलटना पड़ता है, जब पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे तो तभी समझ में आएगा जब पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और टॉपिक ही रिलेटेड है, ठीक है। तो बच सकते हो, बट कंपटीशन वाले बच्चों को टॉपिक नहीं छोड़ना है, वो पढ़ना है। हाँ भाई, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि सेल जब बनकर तैयार हुआ तो उसके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब जब आप सेल को किसी सर्किट में जोड़ते हो, अभी आपके सामने सेल सर्किट में जुड़ रहा था, जब सर्किट में जुड़ता है तो इस पूरी एनर्जी को अपने सर्किट में यूज करता है, जगह जगह यूज करता है। किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब कोई आपसे कहे कि ईएमएफ को डिफाइन कर दो, ठीक है, टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल टू मेंटेन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इनसाइड का मतलब सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है,
इलेक्ट्रोलाइट का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से सेल को कुछ एनर्जी अपने अंदर यूज करनी पड़ती है और जो अमाउंट बचता है वो बाहर यूज करनी पड़ती है। जो अमाउंट बाहर यूज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। और जो अंदर यूज होता है पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल कहलाता है। ठीक है, कहीं भी जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है चार्ज को आगे बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी वायर से, किसी इलेक्ट्रोलाइट से रेजिस्टेंस को हटा दो तो किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप रोड से फ्रिक्शन को रिमूव कर दो तो किसी इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी व्हीकल के अंदर। बिना इंजन के आप स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि आपको पहुंचना है आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, स्टीयरिंग घुमाते रहिए। जो आपको इंजन की जरूरत पड़ रही है उसके पीछे क्या है? उसके पीछे रीजन है फ्रिक्शन ऑफ द रोड। ठीक, अगर रोड का फ्रिक्शन कम है तो इंजन पर लोडिंग कम रहती है, और अगर फ्रिक्शन जीरो है तो लोडिंग है ही नहीं। आप स्टीयरिंग घुमाते रहिए और आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पर, बट रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो सेल की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वैसे ही मूव कर जाएंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन में, बट सेल जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, और उसके लिए इस सेल की एनर्जी यूज होती है। ध्यान सुनिए, energy given by the cell to maintain unit positive charge throughout the circuit inside as well as outside is called EMF of the cell, given by E is equal to W upon Q। ये फार्मूला है E is equal to W upon Q। ध्यान से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए आपके अब। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, टोटल वर्क डन बाय द सेल टू मेंटेन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज throughout the circuit is called EMF of the cell। सेल को जो टोटल वर्क करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, ठीक है, अंदर और बाहर मिला के, ये वर्क डन EMF कहलाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो नाम है, बड़ी एनर्जी है, इसको वर्क की फॉर्म में बोलिए या फिर एनर्जी की फॉर्म में बोलिए, आपका स्टेटमेंट करेक्ट कहलाएगा। और एनर्जी और वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, मैं जब भी स्टेटमेंट लिखवाता हूँ एनर्जी का तो आप वो एनर्जी नहीं लिख पाता जो आप 9th क्लास में रट के आते हो, 11th में रटते हो। ठीक, एनर्जी की स्टेटमेंट क्या होती है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। व्हेन वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोशन इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस एनर्जी एंड वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो स्टेटमेंट आप इसको वर्क की फॉर्म में बोल सकते हो, एनर्जी की फॉर्म में बोल सकते हो। किसी भी सेल के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। एंड जब ये सेल वर्किंग में आता है जगह जगह अपनी एनर्जी फेंकता है। ठीक, पूरे सर्किट की एनर्जी को टोटल कर लोगे तो वो ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जब ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्री बैठे हो, फ्री, ठीक है, अब फ्री बैठे हो, आपने कोई काम नहीं किया, उस समय आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब आप चल पड़े, थ्रू आउट द डे वर्क करते हो, कहीं 50 जूल्स, कहीं 30 जूल्स, कहीं 20 जूल्स। थोड़ी देर के बाद आपको हीटिंग की जरूरत पड़ती है, केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है जिससे आपको एनर्जी मिले। ठीक है ना, होने लगते हैं आप एनर्जी। सेम कंडीशन सेल के साथ है कि सेल जब ओपन रखा होता है तो उसके पास टोटल अमाउंट जो है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अगर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब सेल पर लोडिंग नहीं है। इन दिस कंडीशन क्या होगा? सेल पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा इट इज इक्विवेलेंट टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। उस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। बट जैसे ही सेल लोडिंग में आएगा कनेक्ट होगा। जैसे आपके सामने सेल बनाता हूं, देखिए ये सेल है, इसके अंदर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये सेल कहीं कनेक्टेड नहीं है। अगर ये कहीं कनेक्टेड नहीं है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज अगर लिखा हुआ है 2 वोल्ट दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब जैसे आप इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे तो अब इसको फाइटिंग दो जगह करनी है, अपने अंदर और बाहर। अब इसके बाद जो 2 वोल्ट है, इस 2 वोल्ट को दो जगह यूज करेगा। अपने अंदर जो यूज करेगा वो ड्रॉप इनसाइड द सेल कहलाएगा, और जो बाहर इस रेजिस्टेंस पर लगाएगा वो क्या कहलाएगा? जो बाहर इस रेजिस्टेंस पे अप्लाई करेगा वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल कहलाएगा। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल कहलाएगा। अब अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये अपने जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको यहाँ आने के बाद फिर बांटेगा। तो इस तरीके से इसके बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है इस एनर्जी का। फिलहाल ईएमएफ का अब आपके पास कॉन्सेप्ट मिल चुका है दैट इज इक्वल टू W upon Q। ठीक है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो भी W upon Q है। ठीक है, अब ईएमएफ W upon Q है और पोटेंशियल डिफरेंस W upon Q। ध्यान से सुनिए,
W अपान Q। एक मिनट सोच लीजिए क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में आपसे पूछूं, फार्मूला सेम है, यूनिट सेम है, इसको भी लिखूंगा वोल्ट और इसको भी लिखूंगा वोल्ट, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? ठीक, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क किया गया है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और पूरे सर्किट में इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड किया गया है तो वो ईएमएफ है। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि इस फार्मूले में इन दोनों रिजल्ट्स में कौन सी टर्म डिफरेंट है? इन दोनों रिजल्ट्स में जो डिफरेंट है वो वर्क डिफरेंट है। ईएमएफ है उसमें टोटल वर्क आएगा और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें वर्क डन बिटवीन द टू पॉइंट्स आएगा। तो इस फार्मूले के इन चीजों को आपने बिल्कुल सही से रोकना है। 12th के बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है? बी और ई का फार्मूला सेम है, यहां जो डिफरेंट है वर्क का सिंबल भी सेम है बट मैग्नीट्यूड इन दोनों केसेस में डिफरेंट आएगा। यहां पर वर्क डन होगा इन बिटवीन द टू पॉइंट्स और यहां पर होगा टोटल वर्क डन ऑफ द सर्किट। ठीक, सेल का ईएमएफ क्या होता है, ठीक, इसके बारे में आपको पता लग चुका होगा। सेल क्या होता है टू द पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मैंने आपसे कहा किचन में भी सेल बन जाएगा, भगोने में जाके इलेक्ट्रोलाइट घोल लीजिए, उसमें 2 रॉड डाल दीजिए, 2 रॉड डालने के बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप तार से जोड़ दोगे करंट आपको मिल जाएगी, ठीक है? नॉर्मली पढ़िए फिजिक्स को, सारे साइंटिस्ट जो है अपने घर से ही तैयार हुए हैं, ठीक है? बाद में वो लैब्स में एंट्री करी, उन्होंने सोच उनकी घर से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है? यहां देखिए, यहां आपके पास अभी ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक? क्या होता है मैं आपको बता चुका। अब जब हम सेल्स, किसी भी फैक्ट्री के बस की नहीं है कि वो हर ईएमएफ का सेल बना सके। अगर हर ईएमएफ का सेल बनाएगा तो कुछ नहीं बचने वाला है, फैक्ट्री दिवालिया हो जाएगी। अब आप में से कुछ जीनियस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जब आप आगे जाते हो, आगे बढ़ते हो, तो आगे बढ़ने के बाद आप लोगों का माइंड काम करता है, वो माइंड काम करता है तो उसके बाद देन एडवांसमेंट होता है, ठीक है? तो अब हर ईएमएफ का सेल बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए क्या किया गया, सेल तो फिक्स बना लिए, उसके बाद देन उनको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद जो आपकी डिवाइस बनती है उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है? तो बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। यानी सेल्स कहीं से परचेज किए और उनको कंबाइंड करना है, तो कंबाइंड करने पर, ठीक है, जो हमारे पास डिवाइस बनती है, ये डिवाइस क्या कहलाएगी? बैटरी कहलाएगी, ठीक? अब इस डिवाइस को आप ही लोग बनाते हो, ठीक? कई बार मैंने आपसे कहा ना, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो एटलीस्ट तो बिल्कुल अलर्ट और सीरियस रह के पढ़िए, ठीक है? बीच में हल्का सा कोई टॉपिक आता है तो हल्का सा एंटरटेन करिए, बट इसमें सिंसियरिटी मस्ट है। बिल्कुल वैसे ही भाई बैटरी किसी मुन्ना भाई ने बना दी, ठीक है, जो नॉन सिंसियर है, लेबर काम करती है किसी भी इंजीनियर के अंडर में, और उसने क्या किया, जो फैक्ट्री का मालिक है उसने कहा कि भाई आपके अंडर में बैटरियां बनेगी, और कोई पहुंच गया ऐसे जो बात कर रहे हैं, उसके बाद हंस रहे हैं, कोई सीरियस नहीं है, उसके बाद दिन काम चल रहा है, ठीक? बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, ठीक है भाई? बैटरी बनेगी और बैटरी बनने के बाद जब मार्केट में आएगी तो उसका वोल्टेज आएगा ही नहीं जो उसको डिमांड है। वोल्टेज नहीं आएगा तो कल मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तो कॉम्बिनेशन से आपको पता लगेगा कब आपको आउटपुट अच्छी मिलेगी और कब आउटपुट आपको लो मिलेगी, ठीक है? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आगे जाने के बाद जो आपका डिपेंड करता है सब कुछ, वो आपकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई? तो यहाँ पर आज की डेट में एजुकेशन कॉमर्शलाइज हो चुकी है, जिसमें कोई भी डिग्री आपको तो थमा देगा, पैसे ले लेगा, एंड आफ्टर दैट जब आप मार्केट में आओगे तो किसी लायक नहीं होंगे। इसलिए कोशिश करिए टिल 12th या आप यहीं से हार्ड वर्क सीख लीजिए। जब आप हार्ड वर्क सीख लोगे तो उस कंडीशन में आपका जो सब्जेक्ट, जिसको फिजिक्स कहते हैं, डिमांडेबल है, मार्केट में डिमांडेबल है, आपकी स्किल तो खोलेगा ही, एज वेल एज आपको जीनियस बना देगा, ठीक है भाई? हम आप देखिए यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद देन नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फॉर्मेशन ऑफ बैटरी, यानी बैटरी बनाएंगे और बैटरी कौन सी बैटरी अच्छा काम करेगी, इस चीज पर हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।